हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में BGC 103 इंडियन राइटिंग इंग्लिश की ब्लॉक 3 को करने वाले हैं। पोइट्री है ये। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पोइट्री कौन सा है। तो सरोजिनी नायडू का फर्स्ट पोइट्री है पालनक्विन बैरियर्स। देख सकते हैं आप लोग। तो ये बोल रही थी कि जब भी हम लोग पोइट्री को पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास टाइम कम है, तो इस तरह से मैं समझाऊंगी कि एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए आप। तो आपको क्या मिलेगा ना एग्ज़ाम में, जैसे ये 4 लाइन उठाकर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में दे देगा। आपसे पूछेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस राइटर का है, और इस लाइन को एक्सप्लेन करो कि इस लाइन में क्या कह रहा है राइटर। तो आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये लाइन सरोजिनी नायडू का लिया गया। तो सबसे पहले जब आप लिखोगे तो पहले थोड़ा सा डिफिनेशन दोगे कि सरोजिनी नायडू कौन थी, कहाँ, मतलब क्या है, जस्ट इस तरह से थोड़ा लिखोगे ताकि अच्छा लगे। एंड देन उसके बाद आप लोग पालनक्विन बैरियर में क्या कह रही है, वो पूरा थीम क्या है। जो इसके बाद इस लाइन को एक्सप्लेन करोगे, ये 4 लाइन जो दिया रहेगा उसमें। एंड उसके बाद आप लोग उसका ओवरऑल कंक्लूजन बता दोगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है। तो आइए हम लोग पालनक्विन बैरियर को एक ईजी सा लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इस तरह से डिफाइन करने बोल रही थी अबाउट द राइटर के बारे में। अगर आपसे कोई भी लाइन ऐसे पूछता है तो जैसे लिखेंगे, सरोजिनी नायडू वॉज अ फेमस इंडियन पोइट, फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर. शी इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल पोइट्री. शी वॉज born on 13 February 1879 in Hyderabad. From a young age, she was very good at writing poems in English. Her poems talk about nature, love, Indian culture, and the life of common people. Some of her famous poetry books are The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken Wing. Apart from writing, she also took part in the freedom movement of India. She worked with Mahatma Gandhi and joined many protests against British rule. She was also the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress, and after independence she became the first woman governor of Uttar Pradesh. Sarojini Naidu is remembered for her powerful voice, beautiful poems, and great service to the country. तो मैं ये यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लिख दी हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ ये ऊपर का ही लिखना है, जितना आप लोगों को याद रहे इनके बारे में लिखना ही लिखना है। ठीक है। आप लोग 3-4 लाइन इनके बारे में लिखिएगा ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर आएगा। एंड देन पालनक्विन बैरियर्स के बारे में समझते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताएं कि किस तरह से आपको लिखना शुरू करना है। तो जैसे समझ लो पालनक्विन बैरियर्स का आपको ये 4 लाइन दे दिया गया। ये पोएम का 4 लाइन है। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट कर दीजिएगा कि क्या है। तो जैसे दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम पालनक्विन बैरियर्स written by Sarojini Naidu. The poem was first published in her poetry collection, The Golden Threshold in. ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द पोएम का क्या बैकग्राउंड है, जस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। इन दिस पोएम Sarojini Naidu describes how Palanquin bearers carry a bride to her new home. The bearers sing as they carry her gently, showing her grace and beauty. The lines show both joy and sadness. The joy of the bride's new life and the sorrow of leaving her old home. जस्ट आपको बैकग्राउंड क्या है उस लाइन्स का या पोएम का, आपको थोड़ा सा लाइन बता देना है। एंड एक्सप्लेन ऑफ द गिवन लाइन्स, और गिवन जो लाइन दिया गया उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे इन दिस लाइन द पोएट कंपेयर्स द ब्राइड टू अ सॉफ्ट लाफ इन अ ड्रीम एंड अ पेयर ऑन अ स्ट्रिंग. They show how delicate, beautiful, and precious she is. The bearers feel proud to carry her and treat her with care and love. The imagery used makes the bride appear graceful, light, and full of emotion. तो यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन किया गया है
एंड हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं. This line reflects the gentle, respectful tone of the poem. Through comparisons with pearls, birds, stars, and trees, the poet creates a musical and emotional journey of the bride's moment of departure. इस तरह से कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे. तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अगर कोई लाइन आता है तो आप लोगों को किस तरह से लिखना है. कम से कम आप लोग इसको 2 पेज में या 1.5 पेज में लिखिएगा ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा जितना मार्क्स का है. तो मैं इसमें बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या है. इस पोएम में ये है पालनक्वीन बैरियर्स में कि एक नई नवेली दुल्हन है जिसको वो लोग पालन मतलब क्या, पालकी में. जस्ट जो पहले के टाइम में दुल्हन कार में बैठ के नहीं जाया करती थी, उसके लिए एक पालकी आया करता था. वो उस पालकी में बैठती और फिर जो पालकी को उठाने वाले होते उसको उठाकर लेके जाते गाना गाते हुए. तो वो लोग गाना गा रहे हैं, उसको उठाकर लेके जा रहे हैं. तो वो लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं खुद में कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने इस दुल्हन को उठाया है. कितनी ये सॉफ्ट है, कितनी ये ड्रीमी है, कितनी ये मतलब बहुत ही खूबसूरत है, सॉफ्ट है. इसकी बहुत मतलब भारी नहीं लग रही है, बहुत हल्की है. इस तरह से बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ इसमें की गई है इस पोएम में एक दुल्हन को लेकर. और ये बोला गया है कि वो दुल्हन बहुत सॉफ्ट है, स्प्रिंग्स है, बीम है, ब्रो है, लाइट है, ग्लाइड है. और ये लोग बहुत ही खुशी में गाना गा रहे हैं उसके लिए. और दुल्हन के आंखों में आंसू भी है और वो आंसू 2 तरह से समझ में आता है कि एक अपने घर को छोड़ के जाने के आंसू है और दूसरी आंसू कि वो एक नई ज़िंदगी को शुरू करने वाली है, उस खुशी के आंसू है. तो इस पोएम में यही वो लोग गाना गा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है, लाइट है, स्प्रिंग है, गेली है. इसी तरह से उसकी तारीफ करें कि हम लोगों को इसकी मतलब बोझ उठाने में तकलीफ नहीं होगी, ताकि हम लोग खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम लोगों को ये मौका मिला करने का, उठाने का, इसको दुल्हन को यहाँ से रुखसत करने का. तो पालनक्वीन बैरियर्स में यही बताया गया है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पोएम को देखते हैं सरोजिनी नायडू का, द बर्ड ऑफ टाइम. द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुई. इस पोएम का टोन है, द टोन ऑफ दिस पोएम इज फिलोसफिकल, लिरिकल. अब इसका भी समरी देख लेते हैं क्या है. द बर्ड ऑफ टाइम बाय सरोजिनी नायडू. The Bird of Time is a collection of poems written by Sarojini Naidu, one of India's famous poets and freedom fighters. सरोजिनी नायडू की जो ये कलेक्शन है, सरोजिनी नायडू के कलेक्शन से ये पोएम ली गई है. और ये पोएम, और सरोजिनी नायडू इंडिया के बहुत फेमस पोएट थी और फ्रीडम फाइटर्स थी. दिस कलेक्शन वॉज पब्लिश इन 1912. द पोएम इन दिस बुक टॉक अबाउट लव, डेट, नेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन लाइफ. ये बुक में जो ये पोएट हैं किस बारे में बात कर रहे हैं, लव के बारे में बात कर रहे हैं, डेट के बारे में बात करते हैं, नेचर कैसा है, स्पिरिचुअलिटी, रूह के बारे में बात करते हैं, एंड इंडियन लाइफ के बारे में बात करते हैं. इट शोज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड इमोशन थ्रू सिंपल बट पावरफुल वर्ड्स. ये इस बुक से हम लोग, इस पोएम से ये समझ में आता है इंडियन के कल्चर की जो ब्यूटी को शो किया गया है, उसकी इमोशन को शो किया गया है एक सिंपल वर्ड के थ्रू, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड है. द टाइटल द बर्ड ऑफ टाइम मीन्स टाइम फ्लाइज लाइक अ बर्ड. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. लाइफ गोज ऑन क्विकली एंड वी मस्ट लीव इट मीनिंगफुली. तो जो द टाइटल ऑफ द बर्ड ऑफ टाइम है, उसके टाइटल का मीन्स ये है कि जो टाइम है एक चिड़िया की तरह, एक बर्ड की तरह उड़ ही जा रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता. और लाइफ इतनी जल्दी भाग रहा है कि हम लोगों को वी मस्ट लिव, हम लोगों को जी लेना चाहिए, इसका मीनिंग समझकर, इसकी वैल्यू समझकर. दिस पोएम इन दिस बुक टॉक अबाउट मेनी फीलिंग्स एंड आइडियाज लाइक लव, डेट, नेचर, टाइम, स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन लाइफ. Some poems show the deep emotions of love and how people feel happiness, sadness or longing. Other poems talk about how life is short and we must enjoy every moment.
because time does not wait for anyone. Sarojini Naidu also writes about the beauty of nature in India, such as forests, flowers, birds, and rivers. तो और दूसरे दूसरे पोएम में सारे लोग पोएट्स बात करते हैं लव के बारे में, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, ब्यूटी के बारे में। सरोजिनी नायडू जो हैं वो लिखती हैं इंडिया के नेचर के, उसकी खूबसूरती के बारे में, जैसे कि फॉरेस्ट कितना खूबसूरत है, वहाँ के फ्लावर की तारीफ़ करती हैं, फिर वहाँ के बर्ड की तारीफ़ करती हैं। तो इस तरह से वो तारीफ़ करती हैं और फिर वो एक सिंपल वर्ड को यूज़ करके, म्यूज़िकल वर्ड को यूज़ करके हमारे माइंड में, हम सबके माइंड में उस तारीफ़ की खूबसूरती को एक पिक्चर बनाती हैं। सम poems also talk about God, prayer and Indian festivals, showing the rich culture and tradition of India. तो कुछ ऐसे हैं जो इंडियन कल्चर की ट्रेडिशन को, वहाँ के फेस्टिवल को, कैसे प्रे होता है गॉड से, ये सब कुछ शो करते हैं। तो वहाँ की ट्रेडिशन शो होती है और वहाँ की रिचनेस कितनी है ये शो होती है। अब few poems express her love for the country and the pride she feels of Indians past and people. The message of the book is that life is precious and short, so we should live it with love, beauty and peace. इस बुक का, इस पोएम का मैसेज ये है कि लाइफ बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है, इसको बहुत शॉर्ट है, हम लोगों को चाहिए कि इसको प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ और सुकून से साथ जीना चाहिए। दिस बुक शोज सरोजिनी नायडूज ग्रेट स्किल राइटिंग पोएम्स दैट टच द हार्ट। इसमें सरोजिनी नायडू को दिखाया गया है कि कितनी एक ग्रेट राइटर थी लिखने में पोएम्स, और ऐसा ये राइटिंग लिखती थी जो हमारे दिल को छू जाता था। एकदम रियलिस्टिक राइटिंग लिखती थी जो हर कोई इंसान से मिलता था, ना कि कोई स्पेसिफिक पर्सन पे पाता, कि सब लोगों पे लिखती थी कि एक लाइफ क्या है, एक बहुत कीमती है, इसको प्यार के साथ जी लेना चाहिए, खुशियों के साथ, सुकून के साथ जी लेना चाहिए। तो ये हम लोगों की कंप्लीट होती है द बर्ड ऑफ टाइम बाय सरोजिनी नायडू। ठीक है, एंड ये मैंने बहुत छोटा लिखा है, आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके लिखना है और भी। एंड थर्ड पोएम है बैंगल सेलर्स। ठीक है, एंड अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी अपने पैराग्राफ्स जो मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना है तो मस्टली आपको 2-3 टाइम्स इसको रीड करना ही करना है, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि जो लाइंस दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में कि ये क्वेश्चन किस पोएम से लिया गया है। आप जब ये समझिएगा तभी तो कुछ आगे लिखिएगा। देन आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर समझना है कि ये पोएम किस लाइन से लिया गया है। ठीक है, चलिए आइए बैंगल सेलर्स क्या पढ़ते हैं। Bangle Sellers. Bangle Sellers is a beautiful poem written by Sarojini Naidu. In this poem, the poet talks about bangle sellers who sell colorful bangles to women. बैंगल सेलर्स जो है बहुत ही खूबसूरत पोएम है, सरोजिनी नायडू ने जो लिखा है। इस पोएम में पोएट कहते हैं बैंगल सेलर्स के बारे में जो कलरफुल बैंगल्स वुमेन को सेल करता है। दिस सेलर्स वॉक थ्रू मार्केट्स कॉलिंग पीपल टू बाय देयर बैंगल्स। ये सेलर ऐसा है जो मार्केट में वॉक करके और लोगों को मतलब बोल कर कॉलिंग कर करके कि मेरा बैंगल ले लो, इस तरह से बोलता है। बट द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग बैंगल्स, इट ऑल्सो शो द डिफरेंट स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ यूजिंग द कलर्स एंड टाइप्स ऑफ बैंगल्स। ये पोएम सिर्फ एक बैंगल सेलर इस पोएम में सिर्फ बैंगल सेलर्स को ही नहीं दिखाया गया, इसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ वुमेन्स को दिखाया गया है, ये कलर और बैंगल के कलर और टाइप्स को यूज़ करके। आइए देखते हैं कि किस तरह से बैंगल के कलर और टाइप्स को यूज़ करके दिखाया गया है।
For example, silver and blue bangles are for young girls who are full of dreams and hope. जैसे कि जो सिल्वर और ब्लू बैंगल्स होती है वो ज़्यादातर यंग गर्ल ही पहनती हैं। इसमें वो ब्लू और सिल्वर बैंगल ये शो करता है कि वो लोग जो गर्ल होती हैं वो बहुत ड्रीम लेकर रहती हैं और होप लेकर रहती हैं। बहुत सारा ख्वाब रहता है, सपना रहता है उनका और बहुत उम्मीद रहता है कि उनके ख्वाब पूरे होंगे। देन देयर आर ब्राइट रेड एंड द ऑरेंज फॉर ब्राइड्स विच शो लव हैप्पीनेस एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। देन उसके बाद ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर का बैंगल्स जो गर्ल्स वेयर करती हैं, पहनती हैं, वो ये शो करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लव में रहती हैं, वो खुश रहती है और उनकी ज़िंदगी जो है एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है, यानी कि उनकी मैरिज हो जाती है। देन वो रेड बैंगल्स पहनती है एज अ ब्राइड। They show love, happiness and the beginning of new life. After that, there are golden and purple bangles for married women who take care of their family and are full of pride. उसके बाद जो गोल्डन एंड पर्पल बैंगल्स को वेयर करती हैं वो मैरिड वुमेन होती हैं जो घर की देखभाल करती हैं, फैमिली की देखभाल करती हैं और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ प्राइड में रहती हैं। तो यहाँ पर औरत को शो किया गया है। So the bangles in the poem are symbols of a woman's journey. तो ये बैंगल इस पोएम में ये शो करता है, ये सिंबल है कि वुमेन्स की जर्नी कैसी है, कौन कौन से स्टेज से होकर वो सफ़र करती हैं, इसमें ये दिखाया गया है। फ्रॉम गर्लहुड टू मैरिज टू मदरहुड, गर्लहुड से लेके मैरिज होता है, देन उसके बाद वो मदरहुड होती है। थ्रू दिस पोएम सरोजिनी नायडू praises Indian womanhood and shows how beautiful and important each stage of a woman's life is. तो सरोजिनी नायडू इस पोएम के थ्रू इंडियन वुमेन को प्रेज करिए, तारीफ करती है और उन खूबसूरती को दिखाती है, हर स्टेज की इम्पोर्टेंट और उसकी खूबसूरती को दिखाती हैं जो एक वुमेन की लाइफ में है। The language is soft and musical and the meaning is deep. This poem makes us respect women and the beauty of their Indian traditions. तो ये पोएम जो लैंग्वेज है इस पोएम का बहुत ही सॉफ्ट है एंड म्यूज़िकल है। जिस तरह से एक पोएट एक लिखा करते हैं उसी तरह से ये भी पोएम सरोजिनी नायडू ने सॉफ्ट और म्यूज़िकल वर्ड में लैंग्वेज में लिखा है, बट इसका मीनिंग जो है बहुत डीप है। सिर्फ बैंगल सेलर्स के बारे में नहीं है, बैंगल सेलर्स के थ्रू उसके ज़रिए एक औरत की कौन कौन से गर्ल मैरिज और मदरहुड तक सफ़र करती है, इसमें ये शो किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बैंगल सेलर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग दूसरी पोएट को देखते हैं कि कौन सी पोएम है। एंड अब है हम लोगों की निसीम इज़ेकिएल, ठीक है। तो इनकी पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। ये पोएम है, आप लोग इसको रीड तो आप लोगों को करना ही करना है, बहुत कंपल्सरी है रीड करना। अगर आप लोग इसकी पूरी समझ भी जाते हैं लेकिन आप लोग इसको रीड नहीं करते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में तो लाइन दिया रहेगा ना, ये 4 लाइन, आप लोग को ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से दिया गया, नहीं तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो चलिए नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को समझ लेते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। Night of the Scorpion is a poem written by Nisim Ezekiel. It tells the story of a night when the poet's mother was stung by a scorpion. ये निसीम इज़ेकिएल की ये पोएम है, उन्होंने लिखी है। इस स्टोरी में, इस पोएम में इन्होंने ये बताया है, एक पोएम में इन्होंने बताया एक
रात की समय की स्टोरी है जब पोएट की माँ को एक स्कॉर्पियन ने बिच्छू ने उनको डंक मार दिया था। तो द स्कॉर्पियन हैड कम इनटू देयर हाउस बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवी। स्कॉर्पियन जो था वो मदर के हाउस स्कॉर्पियन जो था हाउस में एंटर कर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। होता है ना गांव के में जो लोग होते हैं, खुली खुली थोड़ी घर होती है, जंगल झाड़ी होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने पर जो जंगल के जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सांप, वो सब निकल जाया करते हैं, तो घर में घुस जाया करते हैं। तो ठीक उसी तरह से पोएट के घर में भी वो स्कॉर्पियन एंटर कर गया था। When it stung the mother, many villagers came to help. They started praying, saying that the pain would take away her sins. They believed that God's will in everything. Some people said the scorpion moved in the dark, and every time it moved, the pain increased. तो इसमें ये बता रही हैं कि जब इनको पोएट बता रहे हैं जब इनकी माँ को स्कॉर्पियन ने स्टन किया था तो उस वक्त हेल्प के लिए सारे विलेजर्स आ गए थे उनके घर में। तो उनको जब वो स्टन किया था तो वो बहुत दर्द से चिल्ला रही थी, कह रही थी। तो उनकी आवाज़ सुनकर जो अगल बगल के पड़ोसी थे आ गए और ये कहने लगे कि सब प्रे करने लगे और कहने लगे कि ये जो दर्द है तुम्हारा, ये दर्द ज़रूर तुमने कोई गुनाह किया होगा, कोई सीन किया होगा, तो ये दर्द तुम्हारे वो गुनाह को लेकर चले जाएगा, तुम्हारे गुनाह इससे कम हो रहे हैं। और कहते हैं कि तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि किस तरह से उस वक्त के पीपल में ये अंधविश्वास चीज़ घर कर रही थी। और ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से स्कॉर्पियन ज़रूर कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा है और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है अंधेरों में, उसी तरह से इसकी दर्द भी बढ़ती जा रही है। हम लोगों को उसको पकड़कर मारना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी अंधविश्वासी बातें बक रहे थे वो लोग, ठीक है, जो ऐसे कि कोई जाहिल लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों में अंधविश्वासी कायम थी। लेकिन यहाँ पर यह भी शो किया गया है कि भले ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक यूनिटी कायम की है और अपने पड़ोसों की मतलब दुख तकलीफ में आकर उन्हें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आए तो दे लीड कैंडल्स एंड ट्राइड मेनी ट्रिक्स टू फाइंड एंड स्टॉप द स्कॉर्पियन। तो उन्होंने कैंडल को जलाया और उससे स्कॉर्पियन को ढूंढने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किस तरह से स्कॉर्पियन को स्टॉप किया जा सकता है। द पोएट्स फादर हु वाज अ मॉडर्न एंड एजुकेटेड मैन ऑल्सो ट्राइड टू हेल्प यूजिंग मेडिसिन हर्ब्स एंड इवन अ बर्निंग मैच टू स्टॉप द पेन। तो पोएट्स के जो फादर थे थोड़े एजुकेटेड और मॉडर्न पर्सन थे, तो उन्होंने दवाओं के ज़रिया भी उनकी इलाज करने की कोशिश की। The mother suffered quietly for many hours. In the end, after all the pain, the mother only thanked God that the scorpion stung her and not her children. तो कुछ देर बाद मदर, कुछ घंटे के बाद मदर होश में आ गई, थोड़ी ठीक हो गई। तो आखिर में माँ जब होश में आई, दर्द के बाद थोड़ी उठी, तो गॉड का शुक्रिया अदा करती हैं कि अल्लाह मतलब गॉड का शुक्र है कि उन्होंने स्कॉर्पियन ने मुझे स्टंग किया, मेरे बच्चों को नहीं किया। दिस शोज हाउ अ मदर्स लव इज selfless and pure. The poem shows the difference between superstition and science, and it also shows the strength of a mother's love. तो इस पोएम में ये शो किया गया है कि एक माँ की मोहब्बत कैसी होती है, वो सिर्फ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, खुद से भी ज़्यादा। और इस पोएम में ये भी डिफरेंस दिखाया गया है कि एक अंधविश्वास की ज़िंदगी और फिर एक साइंस की ज़िंदगी, यानी कि दवाओं से।
तो वहाँ जो लोग आए थे और अंधविश्वासी बातें बोल रहे थे कि गुनाह कम हो रहा है इस तरह से, तो ये एक अंधविश्वासी थी। लेकिन इनके जो पोएट के फादर थे, ये मॉडर्न ख्याल के थे, तो दवाओं के ज़रिए इनको अपनी वाइफ को ठीक करने की कोशिश की। तो ये साइंस, ये दोनों में डिफरेंस दिखाए गए हैं। और माँ की मोहब्बत इतनी ज़्यादा ताकत होती है और इतना ज़्यादा प्यार वो अपने बच्चों से करती है, यहाँ पर ये शो किया गया है। पोएम अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप लोग अपनी मदर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इसको भी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। आइए हम लोग नेक्स्ट पोएम को देखते हैं। इंटरप्राइज, इन्हीं की पोएम है एक इंटरप्राइज। इसको आप लोगों को रीडिंग करना है, इसलिए मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। निसिम इस्किल की पोएम इंटरप्राइज। Enterprise is a thoughtful poem written by Nassim Iskil. It tells the story of a group of people who go on a long journey to achieve a great purpose. In the beginning, they are full of hope, unity, and excitement. They travel through villages, deserts, and hardships, facing many problems on the way. तो इस पोएम में पोएट कहते हैं कि ये एक पीपल के ग्रुप की स्टोरी है, जो लोग बहुत ही लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग सफ़र पे जा रहे थे अपने कोई मकसद, गोल को, ग्रेट पर्पस के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो ये शुरू में जब वो लोग ये जो लोग सफ़र कर रहे थे, शुरुआत में बहुत ज़्यादा होप, उम्मीद के साथ थे और सब लोग यूनिटी थे, एक साथ थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। ये लोगों के सफ़र विलेज के से गुजरते हैं, डिज़र्ट से गुजरते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्लोली डिफरेंसेस एंड fights start among them. Some people leave the group and others become tired and confused. तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोगों में थोड़ी झगड़े हो जाती हैं आपस में। तो कुछ पीपल उस ग्रुप से निकल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। The journey becomes very difficult and in the end when they finally reach their goal they feel disappointed. और आखिरकार जब वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं तो उनको ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती है, वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं अपने। दे रियलाइज दैट आफ्टर ऑल द स्ट्रगल नथिंग हैज़ रियली चेंज। तो ये रियलाइज़ करते हैं इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैं जब अपने मंजिल तक पहुंच गया हूँ, फिर भी मुझे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रही है। But no one person says that the real meaning of life or success is not in going far away, but in doing simple things peacefully at home. लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं कह रहा है कि रियल लाइफ की सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि घर से दूर जाना, बहुत दूर चले जाओगे तो आप लोगों को क्या है, पर्सन को सक्सेस मिल जाएगी और अपने लाइफ में सक्सेस आएंगे। असल सक्सेस ये है कि आप अपने घर पर ही एक पीसफुल कोई भी काम कीजिए जिसमें आपको सुकून मिले, तो ये आप सक्सेस हो गए। द पोएम इज अ सिंबल ऑफ हाउ पीपल समटाइम्स लूज यूनिटी चेसिंग बिग ड्रीम्स। तो जब समटाइम्स कुछ टाइम जब पीपल यूनिटी को खो देते हैं, पर्पस को खो देते हैं, तो जबकि उनकी ड्रीम पुकारती है। It teaches us that true success comes from inner peace, unity and understanding. इस पोएम से हमें ये समझ में आता है, ये सिखाता है कि हम लोगों को ट्रू सक्सेस कहाँ से आती है, एक इनर पीस, अंदर की फीलिंग से और यूनिटी से और अंडरस्टैंडिंग से पीस मतलब सक्सेस आती है। जब हम लोग अंदर से पीसफुल फील करेंगे और सारे लोग यूनिटी रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और समझ कर चलेंगे सबको, देन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। द पोएम यूजेस सिंबल वर्ड्स एंड हैज़ अ डीप मैसेज अबाउट लाइफ, स्ट्रगल एंड ह्यूमन नेचर। ये पोएम
ऐसे वर्ड को शो करता है जो दिखाता है, डीप मैसेज देता है लाइफ के बारे में, कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और ह्यूमन का नेचर कैसे जब वो लोग गोल को अचीव कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। तो इस पोएम में ये बताया गया है। आइए नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं। अब हम लोग ए.के. रामानुजन की पोएम लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये रीड करना इम्पॉर्टेंट है, इसे रीड कर लीजिएगा। आइए इसे देखते हैं। लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग बाय ए.के. रामानुजन। Looking for a cousin on a swing is a poem written by A.K. Ramanujan. In this poem, the poet remembers his childhood days when he used to play on a swing with his female cousin. इस पोएम में पोएट अपने बचपन की चाइल्डहुड को डेज को रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं जब वो अपनी कज़न फीमेल कज़न के साथ झूले पर खेला करते थे। At that time they were young and innocent. उस वक्त वो बहुत ज़्यादा मतलब वो यंग थे और मासूम थे, इनोसेंट थे, बट दे स्टार्टेड फीलिंग सम स्ट्रेंज न्यू इमोशंस। बट उन्होंने कुछ नई इमोशन को फील करना स्टार्ट किया। द पोएम शोज हाउ चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर बॉडीज एंड फीलिंग्स एज दे ग्रो। इस पोएम में ये बताया गया है कि किस तरह से एक चिल्ड्रन, एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी बॉडी के बारे में और फीलिंग्स के बारे में समझना शुरू करता है। द स्विंग इन द पोएम इज़ अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑल्सो ऑफ चेंज एंड ग्रोइंग अप। तो इस पोएम में ये चाइल्डहुड का सिंबल दिखाया गया कि किस तरह से बच्चे चेंज होते हैं, बड़े होते हैं। लेटर इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ वुमन पॉसिबली द सेम कजिन हु इज़ नाउ ग्रोन अप। मतलब अब इस पोएम में इन्होंने एक औरत के बारे में बताया है, बात की है जो वो शायद उनकी वो कज़न ही है, जो वो किस तरह से अब बड़ी हो गई है। मतलब इसमें ये पोएम में ये बताया है कि जब एक छोटे बच्चे होते हैं वो झूला पर झूलते हैं और जो पोएट होती हैं उनकी कज़न होती हैं, अब वो झूले पे ऐसे बैठे हैं, एक तरफ यहाँ पर कज़िन बैठे हैं उनकी और एक तरफ पोएट बैठे हैं, आमने सामने उनकी फेस। और झूला जब वो झूल रहे हैं तो थोड़ा वो लोगों में उनकी जो प्राइवेट है उनकी थोड़ी टच हो जाती है। जिस तरह से वो लोग थोड़ी इनोसेंट रहते हैं तो कुछ सेक्सुअलिटी को फील करते हैं। तो उस वक्त तो वो दोनों ही इनोसेंट हैं, तो वो फील करने के बाद फिर से वो लोग अपने पेड़ पर फिर से खेलने में मगन हो जाते हैं, फिर से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। जो पेड़ बहुत ज़्यादा पत्तियों से, लीव से भरी होती है, तो यहाँ पर भी ये जो पत्तियों और लीव से भरी हुई है, यहाँ पर भी एक सेक्सुअलिटी की डीप में इस पोएम में बताई गई है। तो यहाँ पर पोएम बता रहे हैं कि जो उनकी कज़न है अब वो बड़ी हो चुकी है। शी फॉलोज रूल्स ऑफ सोसाइटी लाइक कवरिंग हर हेड एंड बीइंग क्वाइट, बट शी स्टिल रिमेम्बर्स हर चाइल्डहुड स्विंग। लेकिन वो उसको क्या करना पड़ता है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अपने हेड को कवर करना पड़ता है और चुप रहना पड़ता है, जिस तरह से एक लड़कियों को किया रहा जाता है। बट उसको अब भी वो झूले की जो सीन थी, चाइल्डहुड जो मेमोरी थी, वो अब भी उसको याद है, बट वो अब उसको याद नहीं रखना चाहती, उससे इनोसेंट रहना चाहती है। दिस शोज दैट इवन दो people grow up and change their childhood memories and feelings stay in their heart. ये यहाँ पर ये शो कराता है, लोग बड़े हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज कोई ऐसी होती है, वो कोई फीलिंग ऐसी होती है जो वो जितनी भी बड़े हो जाए भूल नहीं पाते हैं और उनकी हार्ट में वो हमेशा रहती है। The poem talks about growing up, self-awareness, emotions and the pressure of society using simple emotional language. इस पोएम में
पोएट ने ये भी बताया, बारे में बोला है कि किस तरह से बच्चे बड़े होते हैं, उनके साथ क्या मतलब छोटे इनोसेंट टाइम में होता है, और फिर वो जब सेल्फ अवेयरनेस इसके बारे में होते हैं कि ये तो सोसाइटी में जो कुछ भी मतलब इनोसेंट में हुआ, ये सोसाइटी इसको कितनी गलत नज़र से देखती है और ये बहुत बुरा चीज़ है। तो वो उस वक्त भी इस इमोशंस को समझते हैं एंड इसको उस वक्त भी उन्हें याद रहता है, लेकिन इससे इनोसेंट रहना चाहते हैं, अभी भी उससे मासूम रहना चाहते हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं मालूम। एंड सोसाइटी का प्रेशर क्या रहता है, ये सब चीज़ों को पोएट ने इमोशनल लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करके ये सब समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पोएम देखते हैं ए के रामानुजन की अ रिवर। ठीक है, A River. A River is a poem written by A.K. Ramanujan. In this poem, the poet talks about how poets describe a river that flows through the city of Madurai. ये जो रिवर पोयम है A.K. रामानुजन ने लिखा है, इस पोयम में पोएट एक रिवर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि जो एक रिवर है मदुराई सिटी का किस तरह से बहता है। He compares the old poets and the new poets and says that both only write about the river when it is full during the rainy season. तो ये दूसरे न्यू पोएट और ओल्ड पोएट को कंपेयर करते हैं कि एक पुराना पोएट और न्यू पोएट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ एक रिवर की खूबसूरती के बारे में लिखते हैं जब वो पूरा भरा रहता है और खूबसूरत रहता है ड्यूरिंग रेनी सीज़न में। तो उसकी कितनी खूबसूरती है सब कुछ पोएट लिख देते हैं, और उसकी द प्रेज द ब्यूटी ऑफ द रिवर, और रिवर की ब्यूटी के बारे में प्रेज करते हैं। इट्स फ्लोइंग वाटर, उसको किस तरह से वाटर बह रहा है, उसकी धारी कैसी है, बहुत ही अच्छे से अंदाज में उसको डिस्क्राइब करते हैं, और हाउ इट राइजेस, और किस तरह से वो बढ़ रहा है, ये सारी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। बट दे इग्नोर द पेन एंड सफरिंग इट काउजेज ड्यूरिंग फ्लड्स। लेकिन जब फ्लड्स आते हैं उस रिवर में और उस वजह से जो पेन होता है लोगों को, जो उस पेन से लोग सफ़र करते हैं, उस बारे में नहीं कुछ बात करते हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल, एनिमल एंड इवन अ प्रेग्नेंट वुमन एंड हर ट्विन्स डाइड इन द फ्लड। और पोएट जो पोएट होते हैं कभी ये बात नहीं करते हैं कि किस तरह से जब बाढ़ आती है पानी में और लोग दर्द के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि पीपल होते हैं, जो एनिमल होते हैं, सारे लोग उस पानी में बह जाते हैं, और यहाँ तक कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चा होता है, वो बह जाता है और वो मर जाता है उस फ्लड की वजह से। और ऐसा लगता है कि उस वुमेन के पेट में वो बच्चे ज़रूर लात मारते होंगे। इस तरह से पोएट ने उसकी फीलिंग और दर्द को समझाने की कोशिश की है। बट द पोएट्स नेवर मेंशन दिस सैड इवेंट्स। लेकिन पोएट्स जो है कभी ये सैड इवेंट्स को मेंशन नहीं करते हैं। दे ओनली राइट अबाउट द रिवर्स ब्यूटी। द पोएट क्रिटिसाइज दिस एंड सेज दैट रियल पोएट्री शुड ऑल्सो शो ट्रूथ, सफरिंग एंड रियल लाइफ। तो पोएट जो है क्रिटिसाइज करते हैं वो पुराने पोएट पर और नए पोएट पर, जो सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं रिवर की, उसकी पेन को नहीं बताते हैं कि किस तरह से पोएट को रियल पोएट वही होता है जो सच को दिखाता है, रियल लाइफ से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसको शो करता है, ना कि सिर्फ तारीफ शो करे। द पोएम टीचेज अस दैट नेचर इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल, समटाइम्स इट इज़ क्रूएल एंड राइटर्स शुड नॉट हाइड द ट्रूथ। तो इस पोएम से ये टीच मिलती है कि नेचर जो है हमेशा खूबसूरत नहीं रहता है, कुछ समय ये जालिम भी हो जाता है और हम लोगों को बहुत हर्ट भी करता है, दुख भी देता है। और राइटर्स को चाहिए कि वो सच को छुपाए ना, बल्कि जो सच है उसको भी बताया करें, सिर्फ तारीफ नहीं।
Through simple language, Ramanujan shows the difference between appearance and reality and how people ignore others' pain. इस पोएम से इस पोएम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रामानुजन ने शो किया है कि एक अपीयरेंस और रियलिटी के बारे में बताया है और किस तरह से एक लोग जो होते हैं दूसरे के दर्द को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अच्छाइयाँ ही बताते हैं। तो ये रिवर पोएम थी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और लास्ट यूनिट बची है अभी एक कमला दास। तो कमला दास की पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस एक ये है और दूसरा ब्लड। बस ये दो लास्ट पोएम बची है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अच्छा सॉरी मैंने ये दिखाया नहीं, इससे आप लोगों को पढ़ना है। So My Grandmother House is a short and emotional poem written by Kamla Das. In this poem, the poet talks about her childhood memories of her grandmother's house where she once lived and felt deeply loved. तो ये पोएम कमला दास ने लिखा है। इस पोएम में पोएट ये इस बारे में बात कर रहे हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि जब मैं ग्रैंड मदर्स के हाउस में मतलब रहा करती थी वहाँ पर कितना मुझे जब मेरी ग्रैंड मदर थी तो कितना मुझे लव किया जाता था। आफ्टर हर ग्रैंड मदर डाइड द हाउस बिकम लोनली एंड साइलेंट जस्ट लाइक द पोएट्स हार्ट। और आफ्टर मेरे ग्रैंड मदर के मरने के बाद ये घर कितना सन्नाटा हो गया है और यहाँ पर लोनली अकेला में हो गई हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। जिस तरह से पोएट का हार्ट साइलेंट है, खामोश है, उस तरह से ये घर भी खामोश है। शी रिमेंबर्स हाउ मच लव एंड केयर शी गॉट इन दैट हाउस एंड नाउ शी मिसेस इट्स बैडली। वो रिमेंबर करती है कि इसी घर से मुझे कितना प्यार मिलता था, मैं कितनी खुश रहा करती थी, लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत बुरी तरीक़ों से मुझे ये सब चीज़ फील हो रहा है। द पोएट फील्स वेरी empty and sad in her present life where she does not receive the same love. पोएट जो है अब वो सारी चीज़ों को मिस कर रही है और बहुत खाली सा महसूस कर रही है और सैड है अपनी प्रेजेंट लाइफ से कि जहाँ पे वो पहले उनको लव मिलता था उस जगह से उनको कोई लव नहीं मिल रहा है। She even says that she would be happy to get just a little piece of that love again. वो कह रही है कि वो फिर से हैप्पी हो जाएंगी अगर उनको दोबारा उनको इस तरह का थोड़ा even if it is as small as just from the house. This shows how much she values the pure love of the past. ये यहाँ पर ये मतलब the poet talks नहीं, this shows how much she values मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि किस तरह से वो वैल्यू अपने प्योर इतना प्योर लव को, पास्ट के प्योर लव को वैल्यू देती हैं और बहुत पछताती हैं, मतलब बहुत उदास हो जाती हैं। द पोएम टॉक्स अबाउट लोनलीनेस, लॉस्ट लव एंड लॉन्गिंग। द लैंग्वेज इज सिंपल बट द फीलिंग्स आर डीप एंड टचिंग. इट शोज हाउ पीपल ऑलवेज रिमेंबर द प्लेसेस वेयर दे फेल्ट ट्रू लव. तो इस पोएम में अकेलेपन को, कोई चीज़ आप खो दिए, अपने लव को खो दिए हैं, दूरियां को इसमें बताता है। ये इस पोएम का लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है और हार्ट टचिंग है जो दिल को बहुत छू जाता है। ये शो करता है कि किस तरह से लोग जब अपनी सच्ची मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो किस तरह से वो महसूस करते हैं गम हमेशा। तो जहाँ पर और वो उस प्लेस को महसूस करते हैं जहाँ पर वो लव पाया करते थे, वहाँ वो जगह जाकर उनकी सारी गम याद ताज़ा हो जाती है और फिर से वो गमगीन हो जाते हैं अपनी लवर को याद करके। तो यहाँ पर ये इस पोएम में बताया गया है। एंड लास्ट पोएम हम लोगों का बचा ब्लड। तो आप लोगों को ये भी अच्छे से पढ़ना है।
ये बहुत बड़ी पोयम है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग अब देख ही लेते हैं। Blood is a powerful poem written by Kamala Das. In this poem, she remembers her childhood days and talks about her ancestral home, her family and especially her uncle. तो इस पोयम में ब्लड जो पोयम है बहुत पावरफुल पोयम है जो कमला दास ने लिखा है। इस पोयम में वो अपनी चाइल्डहुड डेज को रिमेम्बर करते हैं और अपनी एंसेस्ट्रल होम के बारे में याद करते हैं जो हर फैमिली और इसके स्पेशली हर अंकल उसमें रहा करते थे। She was proud of her family and felt they were strong, brave and full of life. Her uncle used to tell her stories about their great family, which made her family happy and proud. But as she grew older, she started seeing the truth that people change and even her own family is not as perfect as she thought. The house that was once full of love and light become empty and lifeless. The poem shows her pain, confusion and loss of childhood and pride. The word blood in the poem means family, roots and emotions. Kamala Das uses simple language to express how growing up sometimes brings sad truths and disappointments. The poem is about family memories, lost innocence and the reality of life. आप लोग ये बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा है, मुझे अब समझाने का मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मतलब। तो अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, अगर आप लोग कहते हैं, नहीं तो अगर समझ में आ गया तो फिर कोई बात नहीं। तो ये ब्लॉग 3 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बस सारे पोएम का ये वीडियो सुनकर ओवरव्यू ले लेंगे और उसको पढ़ लेंगे तो कुछ भी आएगा तो आपका इस ब्लॉग से कुछ नहीं छूटने वाला है। और मैंने जो पहले भी एक वीडियो बना दिया ब्लॉग 1, ब्लॉग 2 और ब्लॉग 4 का, अगर ये दोनों वीडियो आप सुन लेते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप अपने लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से लिख पाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। और कौन सी वीडियो अब आप चाहिए, आपको कौन से ब्लॉग की चाहिए, कौन से कोड की चाहिए, आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।